क्लास 9 के सभी बच्चों को बता दें कि प्रैक्टिस सेट 3 शुरू हो चुका है आज इंग्लिश का। ठीक है, इंग्लिश का सारा 40 आउट ऑफ 40 आप लोग को लाना है। आप लोग को समझ लिए कि एक तरह का ये ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है। ठीक है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग ईमानदारी से जो है सो मिलाएंगे अपने आंसर्स को और बताएंगे लास्ट में कमेंट में कितना सही होता है। ठीक है, तो चलिए देर न करते शुरू करते हैं। मॉडल पेपर सीरीज चल रहा है दोस्तों, बता दें आप लोग को ये आपका प्रैक्टिस सेट 3 है। ठीक है, इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1, 2 कंप्लीट हो चुका है। चलिए क्लास 9 के सारे बच्चे आपस में जोड़ लेंगे एक दूसरे को और शेयर कर देंगे इस लाइव को। बाकी चलिए शुरू करते हैं। आपका एग्जाम जो है सो 30 जनवरी को है। आप लोग को रिमाइंड कर देते हैं, आप लोग का एडमिट कार्ड जो है सो मिल जाएगा 1-2 दिन में, 26-27 तारीख में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी चलिए देर न करते शुरू करते हैं। ये जो है ना हमारा पहला पेपर है। ठीक है, बोलते हैं फर्स्ट पेज है। तो हम लोग नीचे आते हैं थोड़ा, क्योंकि पहले दादी आप लोगों का 40 क्वेश्चन रहने वाला है, हर क्वेश्चन का मार्क्स 40 रहने वाला है। तो देखो हम लोग जो है ना किस तरह से पैसेज को कंप्लीट करते हैं। पैसेज कंप्लीट करने का एक ही उपाय है कि पैसेज नहीं पढ़ें, है ना। पहले क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ करके ही पैसेज से आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो पैसेज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, टू विच फैमिली डज क्या है सोयाबीन बिलोंग्स। ठीक है, सोयाबीन कौन सा फैमिली से बिलोंग करता है, सोयाबीन और क्या है लिग्यूम, फिर सोया मिल्क और क्या है सेप्रूट्स, SPROUTS है ना, स्प्रूट्स बताएंगे क्या है। अब हम लोग को समझ में नहीं आता, अब जाएंगे हम लोग पैसेज में। ठीक है, पैसेज में हम लोग क्या करेंगे, ये वाला सोयाबीन बिलोंग वाला वर्ड ढूंढेंगे, मिल जाएगा आंसर। ठीक है, तो आते हैं पैसेज में वापस। हम लोग पैसेज में आ गए हैं। पैसेज अब देखिए आप लोग सोयाबीन बिलोंग्स वर्ड ढूंढिए, मिल गया ना। सोयाबीन प्लांट एंड दे बिलोंग टू अ लिग्यूम फैमिली। यहाँ पे फैमिली में स्पेलिंग छूट गया, यहाँ फैमिली क्या लिग्यूम वर्ड लिखा हुआ है ना, लिग्यूम वर्ड लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से पैसेज का आंसर निकालते हैं। सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या लिखा है, विच स्टेटमेंट प्रूव्स द सोयाबीन इज बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ। मतलब कौन सा स्टेटमेंट जो है सो हम लोग को यहाँ पे बता रहा है कि सोयाबीन खाने से हमारा हेल्थ जो है ना अच्छा होता है, सोयाबीन हेल्थ के लिए मतलब यूजफुल है ना, हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है, मतलब फायदेमंद है। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग सोयाबीन के साथ में जो है बेनिफिशियल वर्ड ढूंढा हुआ है ना, मतलब मिला हुआ है, वही वर्ड ढूंढेंगे बेनिफिशियल वर्ड। देखो सोयाबीन के साथ एक वर्ड मिलेगा बेनिफिशियल। सोयाबीन कैन क्या लिखा हुआ है, लोअर LDL लेवल एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्या है, कोरोनरी हार्ट डिसीज। सोया अच्छा ठीक है, अगर वो वर्ड नहीं मिल रहा है तो इससे मिलता जुलता कोई स्टेटमेंट मिलेगा। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, इट कैन लोअर LDL लेवल एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिसीज। मतलब जो है सोयाबीन खाने से क्या होता है कि हमारा LDL लेवल जो है सो रहता है मेंटेन, और हमारा जो होता है ना हृदय संबंधी बीमारी नहीं होती है। ठीक है, मतलब हार्ट संबंधी बीमारियां। सोयाबीन आर लो इन कोलेस्ट्रॉल, ये वाला वर्ड देखो है क्या क्वेश्चन इधर पैसेज में, कोलेस्ट्रॉल का वर्ड कहीं है तो नहीं है मेरे ख्याल से। यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे जो है ना ये भी है, देखो सोयाबीन आर लो इन कोलेस्ट्रॉल, ये भी दिया हुआ है वर्ड, मतलब ये भी स्टेटमेंट दिया हुआ है, यानी कि ये भी है ये भी है। ठीक है, सोया मिल्क लो क्या है, सोया मिल्क है ना, लैक्टोज फ्री इन अवेलेबल एज क्या है फेवरेट मिल्क, क्या फ्लेवर्ड मिल्क, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। सोया मिल्क है ना क्या है, लैक्टोज फ्री इन अवेलेबल इज अवेलेबल एज क्या है फ्लेवर्ड मिल्क लिखा हुआ है, ये भी स्टेटमेंट, यानी कि सभी हो जाएगा। ठीक है, इस पैसेज में ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट हो जाएगा, सभी स्टेटमेंट सोयाबीन के बारे में, यानी कि सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन सोयाबीन। सोयाबीन में क्या अवेलेबल नहीं है, हाई कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन, विटामिन और क्या मिनरल्स एंड फाइबर्स। देखो क्या यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे देखा जाए तो कोलेस्ट्रॉल तो इसमें ही है ना सोयाबीन में। यहाँ पे हम लोग पढ़े थे सोयाबीन में हमारा जो है सो कहाँ चला गया, कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, और क्या क्या है, विटामिन सी, कहाँ है विटामिन सी, प्रोटीन और विटामिन, हाँ प्रोटीन भी है, विटामिन भी है ना, मिनरल्स एंड फाइबर्स भी है। तो क्या नहीं है सो बोल रहा है, तो ऑप्शन फिर से पढ़ लेते हैं। मिनरल्स एंड फाइबर्स भी है, प्रोटीन विटामिन भी है, प्रोटीन भी है, हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं है ना, लो कोलेस्ट्रॉल है। देखो यहाँ बोला गया था ना, देखो लो इन कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल इसमें लो है, यहाँ बोला हाई, ये नहीं है, कोलेस्ट्रॉल है लेकिन लो है, हाई नहीं, ये वाला ऑप्शन जो है सो नहीं है ना। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन क्या है कि सम ऑफ द पीपल आर एलर्जिक टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग।
कुछ लोग जो है ना एलर्जेटिक होते हैं, मतलब कुछ लोग के साथ सामने सोया मिल्क, क्या फेवर्ड मिल्क और लैक्टोस और फैट्स है ना, इसके कोई किसी किन्हीं लोगों को एलर्जी होता है इन सभी चीज़ से। किससे होता है? तो ये हम लोग को ढूंढना पड़ेगा एलर्जी वर्ड, ठीक है। एलर्जी वर्ड ढूंढेंगे, एलर्जी तो आ जाएगा ऑप्शन, मिल जाएगा कहीं। वो लिखा हुआ है ना कि दोज एलर्जिक टू मिल्क्स। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मिल्क से एलर्जी रखते हैं, मतलब दूध पीने का मन नहीं करता बहुत लोगों को, है ना। तो वही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, मिल्क से लोग क्या करते हैं, है ना, फेवर्ड मिल्क। सम ऑफ द पीपल आर एलर्जिक टू फ्लेवर्ड मिल्क, ठीक है। जैसे बहुत सारा क्या होता है पता है, दवा दूध के फ्लेवर में आता है, चाहे बहुत सारा ऐसा चीज़ प्रोटीन ड्रिंक्स होता है कि दूध के फ्लेवर में आता है, लोग उसको पीना नहीं चाहता है दूध वाला मतलब स्मेल से। तो बहुत लोगों को क्या होता है, ये मिल्क से नफरत होता है, यही बोला है एलर्जेटिक, मतलब एलर्जिक। सवाल नंबर 5वां है, देख रहे हैं क्या कि विच वन इन द पैसेज मीन्स क्या है, मिनिमाइज। मिनिमाइज का मतलब क्या होता है, मिनिमाइज होता है कम करना, ग्रो, रिड्यूस और कंडीशन और क्या है, फेवर्ड। देखिए मिनिमाइज का मतलब होता है क्या, रिड्यूस करना, मतलब कम करना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग 5 आंसर जो है सो कर लिए। पैसेज में ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तुरंत एक और पैसेज देगा, इससे भी निकालना है, वही काम करना है। पैसेज को हम लोग पढ़ते नहीं है, डायरेक्टली क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, तब हम लोग पैसेज पढ़ते हैं। पैसेज पढ़ने में समय नहीं कमाएंगे, क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे। क्या लिखा है, व्हाट आर हॉबीज, है ना। हॉबीज क्या होता है, एक्टिविटीज दैट वी डू इन आवर फ्री टाइम, जो हम लोग खाली टाइम में जो करते हैं वो हॉबीज होता है। या फिर एक्टिविटीज दैट आर इंटरेस्टिंग, जो हम लोग को इंटरेस्टिंग लगता है वो हॉबी होता है। या फिर एक्टिविटीज दैट रिफ्रेशेस आवर माइंड्स, मतलब वंस माइंड, मतलब हमारे मन को, किसी के मन को अगर जो रिफ्रेश करता है वो होता है हॉबी। कि ऑल ऑफ द एबव, तो लग रहा है ऑल ऑफ द एबव, है ना। तो पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ेंगे तो वही चलेगा पता। यानी कि हमारा हॉबीज का मतलब क्या होता है, जितना भी काम हम लोग करते हैं तीनों, है ना, सब लोग खाली टाइम में इंटरेस्टिंग जो हमको लगता है वो, और माइंड को रिफ्रेश करने के लिए करते हैं, यानी ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, यानी ये हमारा हॉबी होता है ना। चलो सवाल नंबर 7 देखते हैं, क्या हाउ हॉबीज आर डिफरेंट फ्रॉम द, है ना, रूटीन वर्क। रूटीन वर्क से हॉबी अलग होता है। आप लोग जो डेली लाइफ में करते हैं, सुबह उठना है ना, फ्रेश होना है, स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, फिर घर आना है, फिर पढ़ना है, ये आपका क्या होगा, डेली रूटीन हो गया। लेकिन हॉबीज डेली रूटीन में शामिल नहीं होता है। वो हॉबीज क्या करते हैं हम लोग, कभी कभी करते हैं। तो वही बोल रहा है कि हॉबीज जो है डिफरेंट कैसे है हमारे रूटीन वर्क से। तो रूटीन वर्क में नॉट बी आवर इंटरेस्ट बट हॉबीज आर, है ना। बोला जा रहा है कि रूटीन में जो हमारा काम शामिल होता है वो हम लोग को इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, लेकिन हमारा हॉबीज लगता है। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा, हॉबीज आर ऑलवेज डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग। क्या हॉबी हमेशा डिफिकल्ट और चैलेंजिंग होता है? ऐसा तो नहीं होता है। हॉबीज तो हम लोग को मजा आता है करने में, है ना, डिफिकल्ट कैसे लगेगा, ठीक है। हॉबीज गिव अस क्या है, बोर्डम एंड टायर्डनेस, मतलब हॉबीज से हम लोग को क्या मतलब दिक्कत आती है, हम लोग थकावट लगता है, हमें समस्या आती है, ऐसा बात नहीं है। रूटीन वर्क में बी ऑफ आवर इंटरेस्ट बट हॉबीज आर नॉट, मतलब रूटीन वर्क हमारे लिए इंटरेस्टेड है लेकिन हॉबी नहीं। तो आप बताएंगे, ऐसा तो लग रहा है ऑप्शन ए होना चाहिए, लेकिन हम लोग पैसेज में देखेंगे पैसेज में क्या बोल रहा है। तो क्या लिखा हुआ है, हॉबीज आर एक्टिविटीज दैट वी एंगेज इन आवर फ्री टाइम, वी मे बी इंटरेस्टेड इन, क्या लिखा हुआ है, नीडल वर्क, ठीक है, फिर ड्राइंग, पेंटिंग और म्यूजिक। अदर कॉमन हॉबीज आर स्टैम्प कलेक्टिंग, क्ले मॉडलिंग, सॉल्विंग क्रॉसवर्ड पजल। तो ऑल्सो हॉबीज आर द एसेंशियल वर्क दैट आर टेकन अपन थ्रू वंस ऑन स्पेस, क्या लिखा हुआ है, पर्सनल चॉइस, दे आर नॉट फोर्स्ड अपन अस, दे आर एक्टिविटीज दैट वी रियली इंटरेस्टेड इन, हैंस गिवन द। यहाँ पे लिखा हुआ है हॉबीज मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग। यहाँ पे सारा चीज पढ़ने से ये पता चल गया कि हॉबीज होता है ना हमारा इंटरेस्टिंग हम लोग को, मतलब कोई काम होता है वो हॉबी बोलते हैं, मतलब हमारा काम जो करने में हमको इंटरेस्टिंग लगे वही हॉबी होता है। बट हमारा डेली वर्क जो होता है ना वो इंटरेस्टिंग नहीं होता है। तो वही बोल रहा है रूटीन वर्क जो होता है हमारा, रूटीन वर्क में नॉट बी आवर इंटरेस्ट, रूटीन वर्क हमारा इंटरेस्ट में नहीं होता है लेकिन हॉबीज होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पढ़ने से यही मालूम लग रहा है कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सवाल नंबर चलते हैं 8 में क्या है कि सेलेक्ट वन विच इज नॉट कंसिडर्ड एज अ हॉबी इन द पैसेज। देखो स्टाम्प कलेक्टिंग मतलब होता है किसी प्रकार का, मतलब ये स्टिकर वगैरह किसी प्रकार का चीज को जो होता है ना, फोटो वगैरह, उसको कलेक्ट करना। सॉल्विंग क्रॉसवर्ड पजल, मतलब लोग पजल सॉल्व करते हैं, ठीक है। नर्सिंग और पेंटिंग। तो बोल रहा है कि आप बताएं कि इसमें से हॉबी कौन नहीं है जो पैसेज में नहीं है। तो नर्सिंग नहीं था, है ना, नर्सिंग वाला वर्ड पैसेज में नहीं है, लेकिन
पेंटिंग हॉबी हो सकता है, क्रॉसिंग पजल जो होता है मतलब सॉल्विंग क्रॉस पजल मतलब पजल सॉल्व करना हॉबी हो सकता है, स्टाम्प कलेक्टिंग हो सकता है, लेकिन नर्सिंग हमारा हॉबी नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए, क्योंकि पैसेज में है ही नहीं, नर्सिंग तो एक जॉब हो गया ना, एक वर्क हो गया। चलिए अगला सवाल है क्या, हाउ कैन वी डू आवर रूटीन वर्क एफिशिएंटली अकॉर्डिंग टू द पैसेज बाय डूइंग इट्स हॉनेस्टली, मतलब हम लोग अपना काम जो है सो कैसे कर सकते हैं जो रूटीन में दिया हुआ वो इफेक्टिव तरीके से, मतलब अच्छे तरीके से। तो अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा अच्छे से, या फिर बाय डूइंग इट ऑन टाइम, कि कोई काम हम लोग टाइम पे करेंगे तब होगा, या फिर बाय इन सॉल्विंग ऑन वन सेल्फ इन अनदर वर्क ऑफ आवर चॉइस, और बाय इन्वॉल्विंग वन सेल्फ कंप्लीटली इन द सेम वर्क। तो इसमें से थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पैसेज के अनुसार हमारा जो है सो हमारा कोई भी रूटीन वाला वर्क कैसे खत्म होगा जल्दी और अच्छा से खत्म होगा, और उसको हम लोग इफेक्टिव तरीके से खत्म कर पाएंगे। लिखा हुआ है ऑल्सो हॉबीज और इसेंशियल वर्क। ठीक है, हॉबीज ऑल्सो इसेंशियल वर्क, दे आर टेकन अपन थ्रू वंस पर्सनल चॉइस, दे आर नॉट फोर्स्ड अपन अस। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो लग रहा है हो जाना चाहिए बाय इन्वॉल्विंग वन सेल्फ इन अदर वर्क्स ऑफ आवर चॉइस। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बाय इन्वॉल्विंग वन सेल्फ इन अनदर अदर लिखा हुआ है वर्क्स फॉर आवर चॉइस। सवाल नंबर 10 देखते हैं कि व्हाट इज द अपोजिट, यानी कि एंटोनिम ऑफ इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग मतलब होता है, इंटरेस्टिंग का मतलब क्या होता है पता है, मतलब रुचि, जिसपे हम लोग का मन लगता है। तो इंटरेस्टिंग का अपोजिट वर्ड क्या होगा, क्या है, एंटरटेनिंग और प्रोवोकिंग और एंजॉइंग और बोरिंग। इंटरेस्टिंग का उल्टा बोरिंग होगा, है ना। जो काम में मन लग रहा है इंटरेस्टिंग है, जो मन लग रहा है बोरिंग है। जैसे पढ़ाई में आप लोग मन लगता है बोरिंग हो गया, है ना। और मुंडी हिला भी रही है, वाह। और वही हम बोलेंगे क्या कि छुट्टी, तो बैग उठाकर चल दोगे, तो क्या होगा, इंटरेस्टिंग है आपकी छुट्टी मनाना, मजा आता है ना। देखो अगला सवाल देखो क्या राइटिंग से है। अब यहाँ पे क्या करना है, खाली समय भरना है। द एनवायरमेंटल क्लब ऑफ आवर स्कूल, मतलब हमारा स्कूल का जो क्लब है, पर्यावरण क्लब है, वो क्या कर रहा है, ट्रिप, है ना, ट्री प्लांटेशन ड्राइव ऑन द वन महोत्सव। वन को लिखा हुआ वन महोत्सव डे, है ना। वन महोत्सव डे पे हमारा स्कूल का जो है सो एनवायरमेंटल क्लब है सो क्या कर रहा है, कुछ 11 नंबर में कर रहा है, प्रोग्राम कर रहा है, मतलब ऑर्गेनाइजिंग, इज ऑर्गेनाइजिंग और हैज ऑर्गेनाइज्ड और हैज बीन ऑर्गेनाइजिंग। मतलब क्या होगा, हमारा विद्यालय का पर्यावरण क्लब जो है सो पेड़ लगाने का जो है सो आयोजन कर रहा है। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन सही होगा, और क्या लगता है कर रहा है, तो इज ऑर्गेनाइजिंग, है ना। तो ये गलती हो जाएगा, इज ऑर्गेनाइजिंग कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे देखो, इसको यहाँ भरेंगे, द एनवायरमेंटल क्लब ऑफ आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, यहाँ पे हो जाएगा इज ऑर्गेनाइजिंग अ ट्री प्लांटेशन, है ना, ड्राइव ऑन द वन महोत्सव डे। मतलब वन महोत्सव के दिन हमारा जो स्कूल का पर्यावरण ग्रुप है वो क्या कर रहा है, प्लांटेशन मतलब पौधा रोपण का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहा है। ठीक है, अब अंडर दिस ड्राइव, मतलब इस योजना में, मतलब इस आयोजन में 500 न्यू ट्रीज, मतलब 500 न्यू ट्रीज, है ना। क्या है, सैम्पलिंग ब्लैंक। अब 12 में क्या होगा, इज प्लांटेड और वाज प्लांटेड और हैज प्लांटेड और विल बी प्लांटेड। हमारा स्कूल अभी ऑर्गेनाइजिंग कर रहा है, तो अभी वो किया नहीं है, तो विल बी प्लांटेड हो जाएगा ना। मतलब हमारा विद्यालय में 500 से भी, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि 500 न्यू ट्रीज सैम्पलिंग, है ना, विल बी प्लांटेड इन द कैंपस, है ना। विल भी लगेगा क्योंकि फ्यूचर की बात है, हमारा स्कूल अभी काम किया नहीं है ना, वो करने जा रहा है, तो विल भी हो जाएगा प्लांटेड। ठीक है, अगला देखते हैं कि फ्री सीड्स एंड सैम्पलिंग विल ऑल्सो बी, है ना। मतलब फ्री में बीज को और पौधे के सैंपल्स को लोगों में क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो बोला जा रहा है क्या, विल बी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड और इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड वाज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो क्या हो जाएगा, फ्री सीड्स एंड सैम्पलिंग विल ऑल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, टू ऑल स्टूडेंट्स, मतलब ऑल द स्टूडेंट्स। कहने का मतलब यहाँ पे सभी बच्चों को क्या किया जा रहा है, फ्री में बीज और पौधा दिया जा रहा है। ठीक है, रोपने के लिए, मतलब रोपण करने के लिए। अब अगला है ब्लैंक, टू टेक पार्ट इन द ड्राइव विच विल बी, क्या है, इनगारंटेड बाय द प्रिंसिपल। क्या है, इनॉग्रेंट, है ना। चलो ठीक है, सवाल नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑल द स्टूडेंट्स,
आर इनवाइटेड और इज इनवाइटेड और इज ये इनवाइट और वाज इनवाइटेड, ऑल द स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड, ठीक है, सारे स्टूडेंट्स को क्या किया है, मतलब आमंत्रित किया गया है, ठीक है, इसमें मतलब हिस्सा बनने के लिए। इस तरह से आप लोगों को भरना होगा, ठीक है। अब हमारा लेटर आ गया, लेटर में क्या करेंगे, देखो अक्सर देख रहे हैं हम कि लेटर जो है ना यहाँ पे इनफॉर्मल पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सानिया नाम का लड़का है चाहे लड़की है जो भी है, तो क्या लगाएंगे, डियर लगाएंगे, डियर सानिया, डियर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि a few days I रिसीव और रिसीव्स और रिसीव्ड, तो कुछ दिनों पहले मैंने रिसीव्ड किया है ना, रिसीव्ड योर काइंड नोट, है ना, आई वॉज डिलाइटेड टू नो दैट यू पास्ड NTSE एग्जाम फॉर क्लास 8, यू विल गेट 500 एज स्कॉलरशिप एवरी मंथ, दिस इज द ब्लैंक ऑफ योर हार्ड वर्क। अब दिस इज द क्या लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेशन और क्या है, थैंक्स, सॉरी सवाल नंबर 17 ना है, क्या हो जाएगा, रिजल्ट्स और रिजल्ट और रीजंस और इफेक्ट लिखा हुआ है, तो 17 में क्या हो जाएगा, दिस इज द रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क, ठीक है, ये तुम्हारा मतलब मेहनत का क्या परिणाम है, तो ये हार्ड वर्क ऑप्शन नंबर हमारा कहाँ है, 17 का हार्ड वर्क में रिजल्ट है, रिजल्ट, ठीक है, यानी कि दिस इज रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आई एम श्योर दिस विल हेल्प यू टू शेप योर करियर और प्लीज एक्सेप्ट माई हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना, मतलब धन्यवाद, सॉरी उसको हम क्या कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके भरना है, खत्म हो गया ये भी। अब आ गया ग्रामर से, ग्रामर में आप लोगों को देखो क्या करना है, बहुत ही इजी सवाल सरता है, इफ सी ब्लैंक हार्ड सी विल गॉट गुड मार्क्स, अगर वो मतलब कड़ी मेहनत करती है तो उसको अच्छा मार्क्स मिलेगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, इफ सी वर्क हार्ड की वर्क्स हार्ड, हमने बहुत बार पढ़ाया आप लोग को सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सी में क्या लगेगा, V1 की V5 लगेगा, V5 लगेगा, सी वर्क्स, है ना, तो देखो यहाँ पे कैसे भरते हैं, इफ सी वर्क्स हार्ड, है ना, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही हो रहा है, बी, इफ सी वर्क्स हार्ड सी विल गेट गुड मार्क्स, अगर वो मतलब मेहनत करती है तो उसको क्या होगा, अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। 20 नंबर सवाल है, क्या है, माई टीचर ब्लैंक नॉट ब्लैंक द सिलेबस फॉर फार, सिलेबस सो फार, मतलब माई टीचर हैज, टीचर में हैज लगेगा, ठीक है, हैज रखना, चाहे इज लगेगा, ठीक है, तो माई टीचर हैव कंप्लीटेड, ये गलती हो जाएगा, माई टीचर इज कंप्लीटेड, माई टीचर इज नॉट कंप्लीटेड द सिलेबस फॉर सो फार, तो क्या हो जाएगा, और वाज कंप्लीटेड और हैज कंप्लीटेड, हैज सही लग रहा है कि माई टीचर हैज नॉट कंप्लीटेड द सिलेबस सो फार, मतलब मेरे टीचर ने सारा सिलेबस को खत्म नहीं किया, ऑप्शन नंबर डी क्लियर हो जाएगा, यानी कि हैज हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड हो जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर हमारा 21 चलते हैं। 21 में क्या देख रहे हैं, क्या कि ये आपका आ गया मॉडल से, कैन आई गो आउट सर, मे आई गो आउट सर, और माइट आई गो आउट सर, और विल आई गो आउट सर, क्या लगेगा, सर से हम परमिशन लेते हैं बाहर जाने का, हाँ, तो मे आई गो आउट सर मे लग जाएगा, ठीक है। चलो सवाल नंबर 21 का बी हो गया। अब चलते हैं 22, क्या लिखा हुआ है कि यू ब्लैंक कम टू स्कूल ऑन टाइम, है ना, अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड, तुमको स्कूल समय पर आना चाहिए, अदरवाइज मतलब नहीं तो तुमको सजा मिलेगी, ठीक है। तो क्या लिख रहा है, यू ब्लैंक में हो जाएगा क्या पता है, शुड और मस्ट, है ना, यू मस्ट कम ऑन टाइम, अगर शुड नहीं रहेगा क्या लगेगा, मस्ट लगेगा, आना चाहिए को बोलते हैं मस्ट और शुड, चाहिए को बोलते हैं शुड, और आना चाहिए मतलब जरूर चाहिए को बोलते हैं मस्ट, तो तुम्हें समय पर अवश्य आना चाहिए, है ना, तो मस्ट लग जाएगा, नहीं तो तुमको पनिशमेंट मिलेगा, मस्ट हो जाएगा। किसी को सलाह देते हैं ना तो मस्ट लगाते हैं, ठीक है, शुड भी लगाते हैं लेकिन मस्ट ज्यादा पावरफुल लगता है। अगला सवाल क्या है कि यू ब्लैंक नॉट वरी, मतलब यू विल नॉट वरी, या फिर यू कैन नॉट वरी, और यू शैल नॉट वरी, और यू नीड नॉट वरी, मतलब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है ना, आई विल टेक केयर ऑफ योर नीड्स, मैं तुम्हारी जरूरतों का ख्याल रखूंगा, इसका मतलब हिंदी ये हुआ, तो यू नीड नॉट वरी सही लग रहा है, यू विल नॉट वरी, और यू कैन नॉट, यू नीड नॉट वरी, मतलब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे ध्यान रखूंगा, है ना, कहने का मतलब ये हो गया, डी हो जाएगा सही। तो अब हमारा आता है जो है सो थोड़ा शॉर्ट पैसेज लग रहा है ना, इसमें भी हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि हु इज नेक्स्ट डोर, है ना, हु इज नेक्स्ट डोर नेवर टू बी टू द लिटिल गर्ल, हु इज नेक्स्ट, है ना, डोर नेवर
टू द लिटिल गर्ल, मतलब छोटी लड़की के पड़ोस में जो है ना दरवाजे पर कौन थी, तो क्या है, कौन था, मैकडोनल्ड्स था कि द नाइटर और द बेबी और टैग। तो यहाँ पे देखो कहीं मिलता है पैसेज में, द मैकडोनल्ड लिव्ड इन नेक्स्ट डोर, मतलब उस छोटी लड़की के अगले वाले घर में अगले वाले दरवाजे पे चाहे जो है ना वो कौन रहता था, मैकडोनल्ड्स, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या है कि वाई वाज द लिटिल गर्ल लुकिंग थ्रू अ गैप इन अ फेंस। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 का, अभी आपको ये गैप दिखना, ये वाला लुकिंग थ्रू अ गैप वर्ड ढूंढना है, पैसेज में कहीं मिलता है, देखो लुकिंग वर्ड देख लो कहीं मिलता है, क्या लिखा हुआ है देखो, गैप लिखा हुआ है ना, लुकिंग थ्रू द, दो मिल गया, लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ them playing tag in the evening, है ना। they had 5 children, because क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पे कहीं ऑप्शन ऐसा मिलेगा, because she was not interested in what our neighbors is doing, or because she did not enjoy the same freedom, or because she was willing to see the things happening outside, or because she was thinking to play with them। अब क्या लग रहा है यहाँ पे वर्ड तो मिल गया, अब कौन सा ही हो जाएगा देखो, they had 5 children looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in evening, इसमें क्या लग रहा है, तो यहाँ पे खेलने की बात की जा रही है, ठीक है, इसीलिए हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज शी वाज थिंकिंग टू प्ले विद देम, ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है, छब्बीस नंबर सवाल क्या है कि व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज सोन बिटवीन मैकडोनल्ड्स एंड द चिल्ड्रन। मैकडोनल्ड और चिल्ड्रन के बीच में, मतलब बच्चे के बीच में किस तरह का मतलब रिलेशनशिप था, फ्रेंडली और क्या है, डोमिनेटिंग और स्ट्रेस्ड और सीरियस। चलो देखते हैं, लग रहा है यहाँ पे है ना फ्रेंडली हो जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ना फ्रेंडली हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रेंडली। अगला सवाल देखते हैं, अगला क्या है कि हु इज द बेबी, है ना, हु इज द लिटिल गर्ल इन द स्टोरी, हु इज द लिटिल गर्ल इन द स्टोरी, बेबी और क्या है, म्याओ है, MAO है ना, म्याओ और केजिया और क्या है, मार्गिस। चलो इसका आंसर हो जाएगा केजिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अब दे दिया है वही पोएम टाइप का पैसेज दे दिया है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेम द पोएम फ्रॉम विच द एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, ये जो लिया गया लाइन, then took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was gracie। तो ये पोएम जो है ना आपका द रोड नॉट टेकन से, ठीक है, इसमें 2 रोड का बात करता है, ठीक है, द रोड नॉट टेकन, इसमें से ये पोएम लिया गया है। अगला सवाल देख रहे हैं क्या है कि नेम द पोएट हु हैज कंपोज्ड दिस पोएम, इस पोएम को कौन सा मतलब कौन पोएट लिखा है, ठीक है, कंपोज किया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने या फिर कोट से किनी ने या फिर सुब्रमण्य भारती ने या फिर PB शैली ने। तो द रोड नॉट टेकन का जो है ना कविता लिखने वाले कवि है, पोएट है कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। अगला सवाल तीसरा प्रश्न है कि विच पाथ हैज द पोएट है ना चोजन, मतलब कौन सा पाथ, कौन सा रास्ता जो सो पोएट ने चुना था, द पाथ विच वाज ट्रेवल्ड बाय मेनी और द पाथ विच वाज ट्रेवल्ड बाय लेस और द पाथ विच वाज स्मूथ एंड क्लीन और द पाथ हैज नॉट चूज बाय एनी पाथ। मतलब बोल रहा है कि वो रोड जिसमें बहुत सारे लोग चलते थे, या फिर वो रोड जिसमें बहुत ही कम लोग चलते थे, या फिर वो रोड जिसमें मतलब बहुत ही क्लीन और स्मूथ था, मतलब साफ सुथरा था, और वो रोड जो जिसपे कभी कोई चला ही नहीं है ना। द पोएट हैज नॉट चूज एनी वन, मतलब ये इसमें बता रहा है क्या कि कभी वो मतलब चूज किया ही नहीं। क्या लगता है कौन सा रोड पोएट ने चुना था, जो कभी कोई चूज नहीं करता वही होगा। इसमें बताया गया पता है क्या कि इसमें बहुत कम लोग चला करते थे ना के बराबर में वही रोड को चुनता है ना। द पाथ विच वाज ट्रेवल्ड बाय लेस, मतलब बहुत ही कम लोग के द्वारा जिस रोड पे चला जाता था वो वाला है। आवाज नहीं इधर। अगला सवाल क्या है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ द पोएट टू चूज द पाथ ऑन ऑफ हिज चॉइस, इट विल ब्रिंग बेटर रिवॉर्ड और इट विल ब्रिंग हिम नो ग्लोरी और इट विल मेक हिम अनपॉपुलर और इट विल मेक हिज लाइफ डिफिकल्ट। मतलब ये रोड क्यों चुनता है,
क्योंकि इट विल ब्रिंग बेटर रिवॉर्ड ना, मतलब अच्छा उसका परिणाम मिले, अच्छा उसको मतलब उसका रिवॉर्ड मिले, इसलिए चुनता है ना, इसलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। सवाल नंबर 22 नहीं 32 है, वाई मार्गी वाज मिसिंग ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, मतलब मार्गी है सो अलग, मतलब पुराने जमाने का स्कूल क्यों मिस कर रही थी बताओ। हर स्कूल वाज नॉट एज गुड एज ओल्ड, मतलब उनका उसका स्कूल है सो आज का स्कूल जो है सो पहले के स्कूल की तरह मतलब अच्छा नहीं था, है ना। या फिर सी वाज हाईली डिस्टर्ब विथ हर परफॉर्मेंस, वो अपने परफॉर्मेंस से अपने पढ़ाई से डिस्टर्ब थी। या फिर हर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैज स्टडीड इन द ओल्ड स्कूल, उनके दादा दादी जो थे मतलब पुराने जमाने के वे लोग स्कूल में पढ़ा करते थे। और सी वांटेड टू एक्सपीरियंस द फन ऑन द ओल्ड स्कूल, मतलब वो ऐसो चाहते थे कि हम ओल्ड स्कूल में जैसे लोग मस्ती करते थे वैसा मतलब मुझे भी एक्सपीरियंस मिले। क्या लगता है मार्गी वो पुराने स्कूल को मिस क्यों कर रही थी? क्योंकि वो दादाजी के जमाने का बुक पढ़ी थी तो लग रहा था कि स्कूल में सब लोग पढ़ते थे, और इनके टाइम में क्या था, स्कूल क्लासरूम सब बेडरूम के पास था, है ना, बेडरूम में ही था, घर में था। तो वो क्यों पुराने स्कूल को मिस करती है? वो चाहती है कि मतलब हम एक्सपीरियंस लें, है ना, मतलब अपने पुराने स्कूल का, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा, मस्ती करने के लिए, है ना। वो ओल्ड स्कूल में जिससे लोग फन किया करते थे, मस्ती किया करते थे, तो उसको भी मन था कि हमको भी काश ऐसा स्कूल मिलता, है ना, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है 33 नंबर, व्हाई हैज एम्परर औरंगजेब बैंड पुंगी, है ना। औरंगजेब ने पुंगी को बैन क्यों कर दिया? बिकॉज इट हैज श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड, ये ऑप्शन हो जाएगा। मतलब इसका जो है ना आवाज बहुत ही बेसुरा था, है ना, और इट वाज नॉट एज पॉपुलर एज शहनाई, क्योंकि वो शहनाई की तरह पॉपुलर नहीं था। ये सब नहीं होगा, डायरेक्टली फर्स्ट ही ऑप्शन सही हो जाएगा। सवाल नंबर चलते हैं 34, व्हाट वाज द गिफ्ट प्रिपेयर्ड बाय द लिटिल गर्ल टू प्लीज हिज फादर ऑन हिज बर्थडे, मतलब वो छोटी बच्ची ने अपने पिताजी के जन्मदिन पर कौन सा गिफ्ट देने के लिए मतलब कौन सा गिफ्ट प्रेजेंट किया, सो बोला जा रहा है, प्रिपेयर्ड किया। पेंटिंग ऑफ हर फादर, और पेंटिंग ऑफ द लिटिल गर्ल, और पिन क्वेश्चन और स्लीपर, पिन क्वेश्चन, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 35 देख रहे हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बोर्न एज, अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है ना वो जो जन्म लिए थे तो वो क्या थे, वो जीनियस थे कि अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड थे, मतलब उसका दिमाग बहुत ही अच्छा था, या फिर नॉर्मल बॉय थे, मतलब आइंस्टाइन जो थे वो सामान्य लड़का थे, है ना, और क्या अब नॉर्मल बॉय मतलब आम आदमी, आम बच्चा की तरह था, लड़का की तरह था, ठीक है। आइंस्टाइन बहुत ही तेज दिमाग के माने जाते हैं, लेकिन जब जन्म लिए थे तो कैसे थे वो सब पूछ रहा है। तो इसका है ना हो जाएगा, क्या पता है, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, उनका जो दिमाग था वो अलग ही तरीके का था, मतलब अलग ही, मतलब अच्छा था कहने का मतलब। सवाल नंबर 36 है, जल्दी करेंगे खत्म। वेयर वाज द चाइल्ड लॉस्ट, बच्चा कहाँ खो गया था, मार्केट में कि टाउन में कि विलेज में कि फेयर में, फेयर में मतलब मेला में, है ना, ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 37 है, आई वांट दैट, क्या है, बर्फी, मैं वो बर्फी चाहता हूँ, है ना। ही स्लोली मर्मर्ड, व्हाई डज द चाइल्ड स्लोली मर्मर्ड, मतलब मुझे वो बर्फी चाहिए, वो धीरे धीरे बड़बड़ा रहा था, बोल रहा था, क्यों? बिकॉज सी हैड क्या है, फीबल वॉइस, और बिकॉज देयर वाज नॉइस इन द क्राउड, और बिकॉज ही वाज अफ्रेड टू हिज फादर, और बिकॉज ही डिड नॉट लाइक द बर्फी, नहीं उसके पिता से उसको जो है ना डर था, उसको डांट रहे थे ना कि नहीं मिलेगा अभी, है ना, चलो आगे चलो, तो डांट देते थे उसको, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो अगला सवाल है 38, व्हाट इज द स्टोरी, है ना, द लॉस्ट चाइल्ड ऑल अबाउट, बच्चा का जो कहानी इसमें है वो कहानी क्या है, मतलब शो कर रहा है, द चाइल्ड लव फॉर हिज पेरेंट्स, हाँ यही हो जाएगा। बच्चा लास्ट में माँ बाप को खोजता है ना, उसको मिठाई उसको झूलानी चाहिए, लास्ट में अपने मम्मी पापा को खोजता है वो, तो बच्चा का प्यार दिखा रहा है यहाँ पे माँ बाप के प्रति, है ना, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 39 चलते हैं, फ्रॉम वेयर डिड द ग्रैंडफादर बाय टोटो, टोटो को ग्रैंडफादर ने कहां से खरीदा था, फ्रॉम मार्केट से, फार्मर से, और फिर टोंगा ड्राइवर से, फ्रॉम टोंगा ड्राइवर हो जाएगा ना, फ्रॉम टोंगा ड्राइवर, एक टांगा चलाने वाला आदमी से वो खरीदे थे टोटो को, बंदर था टोटो, है ना। आखिरी सवाल है कि व्हाई वाज द अराइवल ऑफ टोटो केप्ट सीक्रेट, टोटो को मतलब अलग क्यों रखा जाता था, बताओ, टोटो को लोगों से मतलब लोगों के पहुंच से अलग क्यों रखा जाता था? बिकॉज ग्रैंड मदर थी ना, मतलब दादी माँ जो बहुत ही मतलब नफरत करती थी, मतलब बर्ड से, पक्षियों से, पशुओं से, बिकॉज द ग्रैंड मदर डिड नॉट लाइक द अराइवल ऑफ न्यू बर्ड्स और एनिमल्स इन द मतलब जू, कहने का मतलब बोल सकते हो कि दादी को बहुत ज्यादा मतलब नफरत था कि नया पक्षी, नया जानवर मेरा घर में कोई मतलब ना पाले, ना रखे, है ना।
तो इसका आंसर जो है ना हमारा क्या था, बी हो जाएगा, बी सही कर लेंगे। और 40 आउट ऑफ 40 आप लोग को बताया कितना क्या आप लोग अपना गेस किए थे, है ना, कितना सही हुआ क्वेश्चन। तो दोस्तों सही रहेगा एग्जाम में, ठीक है, आप लोग देख लिए हैं। बाकी प्रैक्टिस सेट अभी लगातार चलते रहेगा, सभी लोग बने रहेंगे चैनल के साथ। जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना बेल आइकन दबा के रखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी को थैंक यू, सभी को जोहार।